पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मंत्री प्रताप सिंह ने अपने राजा को धोखा देकर उसे मोहम्मद गौरी के हाथों मरवा दिया। भारत में अधिकांश लोग यह मानते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु गजनी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शब्दवेधी बाण से हुई थी, किंतु ऐतिहासिक साक्ष्य इन तथ्यों की पुष्टि कर चुके हैं कि न तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान कभी गजनी गया था और न मोहम्मद गौरी की मृत्यु गजनी में किसी शब्दवेधी बाण से हुई थी। मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अजमेर में हत्या करने के बाद लगभग 14 साल तक जीवित रहा और भारत का रक्त पीता रहा। ईस्वी 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद पर आक्रमण किया। चंदावर के मैदान में दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ। यह मैदान आगरा तथा इटावा के बीच यमुना के तट पर स्थित था। अब इस स्थान को फिरोजाबाद कहा जाता है। ईस्वी 1349 में लिखित राजशेखर सूरी कृत प्रबंध कोश में लिखा है कि सुहावा देवी नामक एक रूपवती एवं बुद्धिमती विधवा स्त्री जयचंद्र के प्रधानमंत्री पद्माकर द्वारा अनिलपुर पाटन अर्थात गुजरात से लाकर राजा जयचंद्र को भेंट की गई थी। महाराज जयचंद्र ने उस स्त्री के रूप लावण्य पर मोहित होकर उसे अपनी पासवान बना लिया। इस स्त्री के गर्भ से मेघचंद्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब मेघचंद्र युवा हुआ तो सुहावा देवी ने महाराज जयचंद्र से कहा कि वह मेघचंद्र को युवराज बनाए। महाराज इस बात पर सहमत हो गया, किंतु जयचंद्र के मंत्री विद्याधर ने इसे कुल मर्यादा के विरुद्ध बताकर इस विचार का विरोध किया। इस कारण सुहावा देवी ने कन्नौज के राज्य का विनाश करने का निश्चय किया। उसने अपना एक दूत तक्षशिला भेजा, जहां इन दिनों मोहम्मद गौरी निवास कर रहा था। सुहावा देवी ने मोहम्मद गौरी से कहलवाया कि वह जयचंद्र पर आक्रमण करे। महाराज जयचंद्र के मंत्री विद्याधर को सुहावा देवी के इस षड्यंत्र की जानकारी हो गई तथा उसने महाराज को सुहावा देवी के द्वारा दूत भेजे जाने की सूचना दे दी। जयचंद्र अपनी पासवान पर विश्वास करता था, इसलिए उसने मंत्री की बात पर विश्वास नहीं किया। मंत्री विद्याधर को अपनी स्वामी भक्ति पर संदेह किए जाने से इतनी अधिक ग्लानि हुई कि उसने गंगा जी में डूबकर प्राण त्याग दिए। कुछ काल के पश्चात सुल्तान मोहम्मद गौरी ने कन्नौज राज्य पर आक्रमण किया। कन्नौज का इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक आनंद स्वरूप मिश्र ने लिखा है कि गौरी ने यह आक्रमण किया अवश्य था, किंतु सुहावा देवी के कहने पर नहीं किया था। जब राजा जयचंद्र को मोहम्मद के आने का पता चला तो वह भी एक सेना लेकर मोहम्मद की तरफ बढ़ा। कहा जाता है कि उस समय जयचंद्र की अधिकांश सेनाएं चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए गई हुई थीं, ताकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई अव्यवस्था से देश को उबारा जा सके। इस कारण राजा जयचंद्र अपने साथ जो सेना लेकर गया वह बहुत छोटी थी। यमुना नदी के तट पर चंदावर के मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हो गईं तथा दोनों पक्षों में विकराल युद्ध हुआ। राजशेखर सूरी का ग्रंथ प्रबंध कोश इस बात की सूचना नहीं देता है कि इस युद्ध में महाराज जयचंद्र की मृत्यु कैसे हुई। प्रबंध कोश की रचना ईस्वी 1349 में हुई थी, जबकि यह युद्ध ईस्वी 1194 में लड़ा गया था। अर्थात यह ग्रंथ इस युद्ध के लगभग 155 वर्ष बाद लिखा गया।
इस कारण इस ग्रंथ में जनश्रुति का भी कुछ अंश हो सकता है। प्रबंध चिंतामणि से भी सुहावा देवी की घटना का समर्थन होता है। विद्यापति की पुरुष परीक्षा में भी लिखा है कि जयचंद्र को उसकी रानी शुभा देवी ने धोखा देकर उसे शहाबुद्दीन से मरवा दिया। यहां हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि समस्त हिंदू राजाओं का इतिहास इसी प्रकार विकृत किया गया है। महाराज जयचंद्र पर आरोप लगाया जाता है कि उसने मोहम्मद गौरी को सम्राट पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। यही आरोप अनिलवाड़ा के चौलुक्यों पर लगाया जाता है। जयचंद की पासवान सुहावा देवी पर आरोप लगाया जाता है कि उसने मोहम्मद गौरी को महाराज जयचंद्र पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। महाराणा सांगा पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने समरकंद के शासक बाबर को आमंत्रित किया कि वह दिल्ली के इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे। पाठक के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कहीं यह हिंदू राजाओं को बदनाम करने की सोची समझी साजिश तो नहीं है। यदि तत्कालीन मुस्लिम लेखकों के ग्रंथों को देखें तो हम पाएंगे कि किसी भी मुस्लिम लेखक ने सुहावा देवी के प्रकरण का उल्लेख नहीं किया है, जबकि 3 बड़े हिंदू लेखक सुहावा देवी द्वारा किए गए षड्यंत्र का उल्लेख करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू लेखकों द्वारा अपने राजा को वीर दिखाने एवं उसे शत्रु द्वारा छल से मारे जाने की भावना के वशीभूत होकर ऐसी बातें लिखी गईं। जब एक लेखक ने किसी बात को लिख दिया तो दूसरे लेखकों ने उसका रूप बदलकर उसे अपने ग्रंथों में दोहरा दिया। इस कारण सम्राट पृथ्वीराज की तरह महाराज जयचंद्र का इतिहास भी झूठ के नीचे दब गया है। ख्वाजा हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा है कि दिल्ली पर अधिकार करने के 2 साल बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद पर चढ़ाई की। सुल्तान शहाबुद्दीन भी मार्ग में ऐबक से आ मिला। सेना में 50,000 सवार थे। कुतुबुद्दीन की सेना को हरावल में रखा गया। महाराज जयचंद्र ने इटावा के पास चंदावर में मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की सेनाओं का सामना किया। राजा जयचंद्र ने हाथी पर बैठकर युद्ध किया, किंतु अंत में वह मारा गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने असनी दुर्ग में रखा हुआ राजा जयचंद का खजाना लूट लिया। असनी का दुर्ग गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित था। मोहम्मद ने आगे बढ़कर बनारस की भी यही दशा की। इस लूट में 300 हाथी मिले, जिनमें एक सफेद हाथी भी था। इब्न अल असीर नामक एक समकालीन लेखक ने लिखा है कि पकड़े गए हाथियों को सुल्तान के सामने सलाम करने के लिए लाया गया। फीलवानों के निर्देश पर सभी हाथियों ने सुल्तान का अभिवादन किया, किंतु महाराज जयचंद्र के सफेद हाथी ने महावत के बार बार कहने पर भी मोहम्मद गौरी को प्रणाम नहीं किया। अंग्रेज लेखक सर थॉमक होल्डिच ने भी इस घटना का वर्णन किया है। तबकाते नासिरी में लिखा है कि हिजरी 590 अर्थात ईस्वी 1194 में सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने 2 सेनापतियों कुतुबुद्दीन तथा इजुद्दीन के साथ मिलकर महाराज जयचंद्र को हराया। महाराज जयचंद्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, किंतु उसका मृत शरीर मोहम्मद के हाथ नहीं लग सका। कहा जाता है कि महाराज जयचंद्र के मृत शरीर को युद्ध क्षेत्र में उसके दांतों में लगे सोने के तार के आधार पर पहचाना गया। कामिलुत तवारीख में लिखा है कि हिजरी 590 में शहाबुद्दीन ने चंदावर में जयचंद को हराया और बनारस को लूट लिया। वह बनारस से मिला सामान 1400 ऊंटों पर लादकर गजनी ले गया।
यह मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम अभियान था। अगली कड़ी में देखिए, 500 मन हीरों का मालिक अपनी बेटी के मकबरे में दफनाया गया। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।